नमस्कार, राजनीति न्यूज इंडिया से मैं विजय अड़ीचवाल। राष्ट्रकवि प्रोफेसर श्री कृष्ण सरल द्वारा 125 पुस्तकों की रचना की गई। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उन लोगों पर लिखी गई। आज इस संदर्भ में उनके पुत्र डॉक्टर धर्मेंद्र शर्मा और उनके सुपुत्र अभिषेक सरल यहाँ उपस्थित है। हम उन संबंध में चर्चा करेंगे। नमस्कार। नमस्कार धर्मेंद्र जी, प्रोफेसर सरल साहब का निधन हुए 22 वर्ष हो गए। उसके बाद उनकी जो रचनाएं थी, उनकी जो साहित्यिक यात्रा थी, उसके बारे में आप थोड़ा बताएं। मेरे पूज्य पिता राष्ट्रकवि श्री कृष्ण सरल एक सामान्य व्यक्ति थे। सामान्य परिवार में उनका जन्म हुआ था। शिक्षा उनकी मध्य प्रदेश में हुई, जन्म मध्य प्रदेश में हुआ और यहीं पर उज्जैन में प्रोफेसर के पद पर वो पदासीन रहे एक लंबे समय तक और उज्जैन को ही उन्होंने अपनी कार्यस्थली बनाया। उन्होंने अपने जीवन में कुल 125 पुस्तकें लिखीं, जिसमें 15 महाकाव्य हैं। क्रांतिकारियों पर, विश्व में सर्वाधिक महाकाव्य शहीदों पर, क्रांतिकारियों पर उन्होंने ही लिखे हैं, किसी दूसरे व्यक्ति ने नहीं। सुभाष चंद्र बोस पर उन्होंने 15 किताबें लिखी हैं। इसी प्रकार अलग अलग प्रकार की क्रांतिकारियों पर, किसी पर उपन्यास लिखा है, किसी पर काव्य नाटिका लिखी है, किसी की जीवनी लिखी है। इस प्रकार से अलग अलग क्रांतिकारी जैसा भी पात्र था उसको उन्होंने उसके व्यक्तित्व के अनुरूप, कार्यों के अनुरूप स्थान दिया है अपने साहित्य में। अब इसके लिए उन्होंने बड़ा संघर्ष किया। सुभाष चंद्र बोस पर लिखने के लिए उन्होंने लगभग 12 देशों की यात्रा अपने निजी व्यय से की। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि एक शिक्षक के लिए ये सब कैसे संभव हुआ। तो उन्होंने अपनी ज़मीन बेची, जायदाद बेची, मकान बेचा, जितनी भी संपत्ति थी, चल अचल संपत्ति वो बेची, अपनी पत्नी के गहने बेचे का था। इस प्रकार से हम लोगों ने ये जीवन संघर्ष किया है। और एक बार तो स्थिति ये बनी कि दीपावली की पूजा के लिए कोई राशि घर पे नहीं थी कि दिए जला सकें। तो उन्होंने क्या किया कि अपने जो अभिनंदन पत्र थे, मान पत्र थे, उसकी आत्मा बचा ली। आत्मा बचा ली मतलब उसका जो मैटर था सम्मान पत्र का, वो उन्होंने निकाल के रख लिया, आत्मा बचा ली और कलेवर बेच दिए। वो जो फ्रेम थी वो उन्होंने कबाड़ी वाले को उसके तराजू पर रख दी। वो जो फ्रेम तोली जा रही थी तब उनके चेहरे पर जो भाव आ रहे थे वो ईश्वर न करे कि किसी को देखने को मिले। इतना संघर्ष करने के बाद उन्होंने जो पैसा प्राप्त हुआ उससे विदेश यात्रा करी। जापान, बर्मा, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, अंडमान निकोबार भी गए और भी कई स्थानों पर गए वो। और भारतवर्ष का उन्होंने पूरा भ्रमण कई बार किया। यहाँ के क्रांतिकारियों से उनके घर जाकर, उनके संस्मरण सुनकर, उनसे साहित्य प्राप्त करके उस समय का रिकॉर्ड प्राप्त करके, जो कि उनके कार्यकाल के दौरान प्रकाशित हुआ था, ये सारी चीज़ें उन्होंने एकत्र करी। और उसके बाद जो साहित्य उनको मिला उससे उन्होंने कुल मिला के 125 पुस्तकें लिखी। इतनी आसानी से लिखी नहीं हो गई हैं, इसमें अपने आप को उनको खपाना पड़ा और झोंकना पड़ा, तब कहीं इतनी उपलब्धि उनके नाम पर लिखी जा सकी है। इतनी पुस्तकों लिखने के बावजूद भी उन्हें क्या प्रतिफल मिला और उनको ऐसा लिखने का जुनून क्यों था कि उन्होंने सब अपनी संपत्ति बेच दी और अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया? यहाँ मैं बात करना चाहूँगा एक ईमानदार लेखक की। लेखक, हर क्षेत्र के व्यक्ति में एक ईमानदारी अपने कार्य के प्रति होनी चाहिए। तो वो मूलतः लेखक थे, कवि थे। तो उनका ये कहना था कि आज मेरे समय में जब मैं जीवित हूँ, इन चीज़ों को मेरे सामने देख रहा हूँ। वो खुद भी स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा रहा है, जेल यात्रा भी उन्होंने की। तो उन्होंने बोला कि मैं आज जो लिखूँगा उसमें जो प्रामाणिकता होगी वो आने वाले समय में जो लोग लिखेंगे उनके लेखन में वो प्रामाणिकता नहीं होगी। उसमें कल्पनाशीलता होगी, कपोलकल्पित घटनाएं होंगी, पात्र को ऊंचा स्थान दिलाने के लिए पता नहीं क्या क्या वो उसमें लिखेंगे। तो इसलिए आज जो मैं लिख रहा हूँ यह प्रामाणिकता के निकट होगा। और दूसरा क्या था कि अन्य प्रकार के जो कैरेक्टर हुए हैं, अन्य प्रकार के जो देशभक्त हुए हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा कि किस क्षेत्र के थे वो, उन पर काफ़ी लिखा गया है। स्वतंत्रता संग्राम के 2 पक्ष हैं, एक तो क्रांतिकारी पक्ष है, दूसरा पक्ष आपको अंदाज़ है कौन सा था। उन लोगों के ऊपर काफ़ी लिखा है। काफ़ी पुरस्कार उन लोगों को मिले हैं जिन्होंने दूसरे विषयों पर लिखा है। तो उन्होंने जो लिखा है वो क्रांतिकारियों पर इसीलिए लिखा है कि ये उपेक्षित हैं। तो अब चूंकि क्रांतिकारियों पर लिखा है तो आप भी समझते हैं कि पिछले 30-40 वर्षों में क्रांतिकारियों के लेखन को कोई प्रोत्साहन किसी ने नहीं दिया।
अब ऐसे सोचते हुए इस क्षेत्र में कौन अपना कदम रखेगा, लेकिन उन्होंने घर फूंक तमाशा देखने वाला बात को चरितार्थ किया है और अपना सब कुछ लुटाकर क्रांतिकारियों की सुध ली है और उन पर इतना उन्होंने लेखन किया है। अभिषेक, तुम युवा हो, तुम सुपुत्र भी हो, तो क्रांति लिखित जो क्रांति साहित्य है उनका, उसको आगे बढ़ाने की दिशा में क्या प्रयास कर रहे हैं, ये आप बताइए। मेरे पूज्य दादाजी राष्ट्रकवि श्री कृष्ण जी सरल के साहित्य रचना संसार को जो उन्होंने क्रांतिकारियों पर लिखा है, एक समूह सरल जी के प्रशंसकों का एक समूह बनाकर राष्ट्रीय सरल साहित्य संस्था के माध्यम से हम लोग एक योजनाबद्ध तरीके से सरल जी के प्रकल्प को और उनके क्रांतिकारियों के प्रति उनकी तपस्या को आगे बढ़ाने का एक प्रयास कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने आज ही के मंच में हम आज एक वेबसाइट का निर्माण किया है। उनकी सुपौत्री सुश्री अपूर्वा सरल, जो कि आज लंदन में होने के कारण यहाँ उपस्थित नहीं हो पाई हैं, और हम दोनों ने ये पिताजी के आग्रह पर और पिताजी की प्रेरणा से, सरल जी की प्रेरणा से ये कार्य हाथ में लिया और एक वेबसाइट का निर्माण किया, संवाद, जिसका कि एक मुख्य बिंदु है। हम ये संवाद उन सब जन सामान्य से करना चाहते हैं। सरल जी ने जितने क्रांतिकारियों के बारे में जो विषय चुने हैं, जो लेखन किया है, उन सब के विषय में हम जन सामान्य तक इस वेबसाइट के माध्यम से पूरा लेखन सरल जी का और अन्य क्रांतिकारियों के मुख्य लेखन उस वेबसाइट के माध्यम से जन सामान्य तक उपलब्ध कराने का एक चरणबद्ध तरीके से प्रयास कर रहे हैं, जिसमें कि ये वेबसाइट का निर्माण हमारे द्वारा जो किया गया है, ये उसमें एक प्रथम कड़ी है। सरल जी ने 125 पुस्तकें लिखी और सभी क्रांतिकारियों पर है लगभग, तो उसके बावजूद राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा अभी तक क्या कदम उठाए गए हैं? सरल जी के शब्दों में उन्होंने जो लिखा है उसका कारण ये था कि उनकी ही पंक्तियों से मैं जवाब देने का प्रयास करूँगा। पीढ़ी कृतज्ञ लोगों की नहीं कही जाए, इसलिए याद करता मैं उन दीवानों को, अपने प्राणों के फूल समर्पित करके जो दे गए प्राण, दे गए महक बलिदानों को। सरल जी, मेरे दादाजी राष्ट्रकवि श्री कृष्ण सरल जी का लिखने का जो मर्म था वो यह था। इसके पश्चात आपने जो सवाल किया उसके लिए भी मैं उन्हीं की पंक्तियों में जवाब देने का प्रयास करूंगा कि कड़वे घूंट मिले पीने को तो मिठास भी बहुत मिली है। कड़वे घूंट मिले पीने को तो मिठास भी बहुत मिली है। कभी धूप ने झुलसाया तो कभी कभी चांदनी खिली है। पर यह सच है अपने मन को कुंठाओं ने कभी न घेरा। पर यह सच है अपने मन को कुंठाओं ने कभी न घेरा। रात न उतनी सघन रही है, रात न उतनी सघन रही है जितना उजला रहा सवेरा। सरल जी की प्रेरणा यही है, हमें उनके जीवन से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि अपने कार्य के प्रति निष्ठावान रहें। मान सम्मान क्षणिक होते हैं, पर जो अपना कार्य है वह अमर रहता है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी सरल जी ने कभी किसी से, संस्था संगठनों से कोई अनुदान या सहयोग राशि या किसी प्रकार का कोई सहयोग लिया है? ये तो उनका सिद्धांत था कि किसी के आगे जीवन में हाथ नहीं फैलाना। दान दक्षिणा कभी उन्होंने स्वीकार नहीं की। खुद मेहनत करके, परिश्रम करके जो कुछ भी कमा सकते थे उसी में उन्होंने गुजारा किया। वो जो है, जब आपको बताऊं मैं कि उनका स्वभाव क्या था, कि जब सरदार भगत सिंह पर उन्होंने महाकाव्य लिखा, जिसका कि लोकार्पण करने सरदार भगत सिंह की माताजी उज्जैन आई थी, उनके मैं शब्द बता देता हूँ कि माताजी ने उस पुस्तक की प्रतिक्रिया स्वरूप क्या शब्द कहे। पूरे भारतवर्ष में इस पुस्तक भगत सिंह महाकाव्य की बड़ी चर्चा हुई, पत्रकारों ने बड़ी बड़ी टिप्पणियाँ दी और बड़ा लोगों ने पसंद किया इस लेखन को। तो भगत सिंह की माताजी जब उज्जैन आई थी तो उनसे पूछा पत्रकारों ने कि भगत सिंह महाकाव्य को लेकर आपके मन में क्या विचार हैं, आप इस महाकाव्य के बारे में, सरल जी कृत महाकाव्य के बारे में क्या कहना चाहेंगी। तो उनने जो जवाब दिया वो किसी भी बड़े पत्रकार ने या संपादक ने वो बात नहीं कही जो माताजी ने कही। उन्होंने कहा कि जब भगत सिंह महाकाव्य को मैं अपनी गोद में रखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा बेटा भगत मेरी गोद में आकर बैठ गया है, और जब मैं इसको पढ़ती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है
कि मेरा बेटा मुझसे बातें कर रहा है। तो ये संघर्ष उन्होंने किया भगत सिंह पर महाकाव्य लिखने के लिए। जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया कि उन्होंने अपनी सब ज़मीन जायदाद संपत्ति बेच दी। माताजी को वचन दिया था कि मैं पुस्तक पूरी करूँगा सब एक समय सीमा में। उनके पत्र आते थे पंजाब से कि मैं बेटा मर नहीं जाऊँ, ऊपर नहीं चले जाऊँ वो पुस्तक देखे बिना। तब पिताजी जो है तनाव में आए, उन्होंने लेखन के लिए की गति बढ़ाई और सामान बेचने की भी गति बढ़ाई। तो मेरा ये कहना है कि जो व्यक्ति इतना स्वाभिमानी हो वो व्यक्ति अपने कार्य के प्रति समर्पित तो रहेगा। और आजीवन उनका यही स्वभाव रहा कि उन्होंने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, न दान दक्षिणा स्वीकार करी। स्वयं अपने स्वावलंब पर अर्जित, अपने परिश्रम से अर्जित जो भी कुछ उनसे बन पड़ा, उससे धीरे धीरे वो पुस्तकें लिखा करते थे। और पुस्तकों का प्रकाशन कभी उसमें विलम्ब इसलिए हो जाता था कि कई बार उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं होती थी। फिर कुछ किताबें बेचकर, कुछ अग्रिम पेमेंट लेकर सस्ते में बिल्कुल औने पौने दामों में किताबें बेचते थे। कोई व्यवसाय तो उनका था नहीं, एक मिशन था। इस प्रकार से उन्होंने अपने लक्ष्य को आगे बढ़ाया। लेखन को स्थापित करने के लिए क्या आप राज्य या केंद्र सरकार से कोई अपेक्षा रखते हैं? प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान और कैबिनेट के अन्य मंत्री, उनका आदर का भाव हमेशा मेरे दादाजी पूज्य श्री राष्ट्रकवि श्री कृष्ण जी सरल के प्रति रहा है। इस बात की पुष्टि समस्त मंत्रियों द्वारा अपने उद्बोधन में दादाजी की पंक्तियां दोहराई जाती हैं। और वो जो पंक्तियां होती हैं वो आदर स्वरूप वो सरल जी की पंक्तियां दोहराते हैं। और दादाजी का तो जो कद है साहित्य जगत में और क्रांतिकारियों में, विश्व में दादाजी ने जितना भारतीय क्रांतिकारियों पर लिखा है उतना आज तक संभवतः किसी ने भी नहीं लिखा है। और ये आज की बात नहीं है, ये काफ़ी समय पहले की बात है, जब कार्यों पर लिखने के लिए जिस समय विपरीत और विषम परिस्थितियां होती थी, उस समय जिस लेखक ने क्रांतिकारियों में समस्त अपना लेखन, अपना एक एक शब्द जिस समय जिस लेखक ने लिखा है उसको तपस्या से कम आंकना गलत होगा। और सरल जी का जो कद है उस कद का मूल्यांकन हम हर मंच पे बचपन से लेकर आज तक यही सुनते आए हैं कि सरल जी का जो कद का जो लेखन है उसका मूल्यांकन करने की क्षमता और करने की संख्या आज हमारे पास पीढ़ी दर पीढ़ी कम होती जा रही है। इसलिए आज समय की मांग है कि आज़ादी के 75वें वर्ष में महोत्सव में सक्षम शासन द्वारा उपयुक्त निर्णय लिया जाए और इसकी पहल की जाए। आज का कार्यक्रम क्या सरल जी के रचनाओं पर ही आधारित है या और कुछ? ये एक सांस्कृतिक और साहित्यिक कार्यक्रम है। वारदा कला संस्थान जो आज ये 148वीं प्रस्तुति अपनी दे रहे हैं इंदौर के रविंद्र नाट्यगृह में, इस संस्थान के तत्वावधान में एक पारिवारिक कार्यक्रम के अनुरूप राष्ट्रकवि श्री कृष्ण सरल को 75वें महोत्सव में आदरांजलि दी जा रही है। तो ये कार्यक्रम सरल जी तथा भरतनाट्यम और कला संस्थान के जो अन्य जो प्रकल्प हैं उनको समर्पित है। धन्यवाद धर्मेंद्र जी, धन्यवाद अभिषेक जी, धन्यवाद आपको भी बहुत बहुत। श्रुति राजीव जी शर्मा, आप वारदा कला संस्थान की क्या हैं? मैं संस्था की डायरेक्टर हूँ और विगत 23 वर्षों से मैं भरतनाट्यम नृत्य कला के प्रचार प्रसार प्रशिक्षण और प्रस्तुतिकरण में इन पूरे मालवा रीजन में हम कार्य कर रहे हैं, क्योंकि ये अनादिकाल की कला है और इस कला को इस संभाग में, इस एरिया में पहुंचाना ये हम हमारा दायित्व समझते हैं। तो कला मतलब नृत्य नाटिकाओं के माध्यम से ज्वलंत विषय या अपने जो सामाजिक विषय है उसके ऊपर हम नृत्य नाटिका का आयोजन करते हैं, जिससे कि बच्चियों में और जो कलाकार हैं उनमें ये दायित्व का भाव रहे कि भाई हमको हमारी जो कला है वो समाज में हम किस तरीके से उसको रख सके। आज का क्या कार्यक्रम है उसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दें। जी, आज का जो कार्यक्रम है उसका
निर्मल शक्ति प्रवाह है कि भारतवर्ष में जो भी महान माताएं होके गई है, तो उन्होंने जो एक मतलब सत्पुरुषों को और वीर पुरुषों को जन्म दिया, उन्होंने जो दायित्व उनके बच्चों को दिया है, आज हम वही आने वाली पीढ़ी को बताना चाह रहे हैं। और हम जो मातृशक्ति है, हम भी हमारा दायित्व समझ रहे हैं कि हमारा ये दायित्व है कि आज़ादी कैसी मिली ये हम बच्चों को दें और उनमें भी राष्ट्रीय भावना के प्रति उनका समर्पण जागृत रखें। ये कार्यक्रम किसको समर्पित है? यह कार्यक्रम वैसे हो तो ये आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में रहा है, लेकिन जो समर्पित है वो श्री कृष्ण सरल जी के ऊपर है, जिन्होंने आगे आने वाली पीढ़ी को उनका एक उसमें जो अमर शहीदों के चारण में एक बहुत इम्पॉर्टेंट पंक्ति है कि मैं उस पीढ़ी के इस पीढ़ी में भाव जगाया करता हूँ। वो जो ऑब्जेक्टिव जो एक तरह से कह सकते हैं हमारा लक्ष्य है उस कार्यक्रम का, वही है